सातवीं कक्षा के सभी बच्चों का मेरा सुप्रभात। कैसे हैं? अच्छे हैं ना बच्चे? तो आज हम कक्षा 7 में हिंदी पाठ 4, जो अगले वीडियो में हमने पाठ 4 पढ़ा था, लेकिन अभी भी यह पाठ बाकी है। तो उसमें जो पाठ 4 है कथनी और करनी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम तुम्हारा जो आधा पाठ है उसको पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले आज जो अगले वीडियो में हमने किस बात की थी, कौन सी बात की थी? आदर्श की बात की थी ना बच्चे, कि जो लोग आदर्श की बातें करते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हमने कहा था कि मनुष्य अपने आप को बहुत ही गुणों की खान समझता है और वह अपने आप को बहुत ही गुणी समझता है। पर जब ऐसी बात बनती है उसके जीवन में कि जो कहता है वो करता नहीं है, तब उससे लज्जित होना पड़ता है, वो पानी पानी हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे मनुष्य जो होते हैं, जो आदर्श की बात करते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते, तो इसी प्रकार आज हम ऐसे ही बात आगे बढ़ेंगे। कि आपने सबसे पहले पाठ में देखा था कि फूल तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं लिखता है कि फूल तोड़ना मना है, फिर बड़े सवेरे जाकर वह स्वयं फूल तोड़ता है। लोगों के पास से उसे सुनने को मिलता है कि भैया आपने तो लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, तो फिर आप क्यों फूल तोड़ रहे? वो व्यक्ति लज्जित हो जाता है ना, और फिर क्या करता है? शर्म से अपना सिर नीचा रख देता है और झूठ बोलता है कि मैं यह फूल पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसी ही बात बस में होती है। कंडक्टर जो है वो यात्री को कहता है कि यहाँ लिखा है कि धूम्रपान करना वर्जित है। तो यात्री जो बीड़ी पी रहा था उसे कंडक्टर कहता है कि आप अपनी बीड़ी नहीं पी सकते क्योंकि बस में धूम्रपान करना मना है। तो यात्री है तो अपनी जो बीड़ियां थी वो जलती हुई बीड़ी बारी के बाहर फेंक दी। फिर थोड़ी ही देर बाद कंडक्टर जो है वह ड्राइवर की केबिन में जाकर सिगरेट पीता है। तभी सभी यात्री बोलते हैं कि भैया आप तो कहते हैं कि बस में धूम्रपान करना वर्जित है, तो फिर आप क्यों करते हैं? तो कंडक्टर क्या बोलता है? कंडक्टर बोलता है कि यह नियम आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो ये बात अच्छी नहीं है, मनुष्य के लिए ये बात अच्छी नहीं है। जो नियम सबके लिए है, जो नियम उसने बस में रहकर ही बनाया है, तो सबसे पहले उस नियम का पालन वो ड्राइवर और कंडक्टर को करना चाहिए, फिर यात्री पर यह नियम लगाना चाहिए। तो यह आदर्श मनुष्य का झूठ पड़ता है। तो तीसरी बात, दुकानदार भी ऐसा करते हैं कि जो यात्री यानी कि जो ग्राहक है वो उसकी दुकान में वस्तुएं खरीदने के लिए आते हैं, तो उसने जो स्कूटर पार्क किया था उसे वो कहता है कि यह बीच सड़क में स्कूटर रखना गलत बात है। तो जो ग्राहक है वो अपना स्कूटर लेकर पार्क में रखने के लिए जाता है कि जहां पार्किंग है, सभी स्कूटर खड़ी है वहां पर। थोड़ी ही देर जो दुकानदार है उसका लड़का बीच सड़क पर ही स्कूटर रखकर दुकान में चला जाता है। तभी इस ग्राहक दुकानदार को कहता है कि भैया इसने तो स्कूटर बीच सड़क में ही छोड़ दिया। तो कहता है दुकानदार कि यह तो मेरा बेटा है। क्यों भैया, आपके बेटे को बीच सड़क पर स्कूटर रखना अच्छा लगता है और हम ग्राहक थोड़ी देर बाद रखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता? यह गलत बात है। आपको सबसे पहले दुकानदार या अपने बेटे या अपना घर के दरेक सभ्य का यह नियम पालना चाहिए, फिर ग्राहक पर यह नियम लगाना चाहिए। तो यह बात बहुत ही कड़वी है लेकिन सच्ची है। सबसे पहले हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को हमें समझना चाहिए और हमें सबसे पहले करना चाहिए, फिर दूसरों को करने के लिए कहना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इस पाठ में हमें कहाँ से रुके थे कि कुछ लोग वैसे भी होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं ना, पर जब व्यक्ति को अपनानी पड़ती है यही बात,
तब वह आदर्श की बात भूल जाते हैं। मैंने कब कहा था ऐसा? कैसे व्यक्ति तो ऐसे भी होता है कि वो ऐसे भी बोल देते हैं। फिर एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक सज्जन था, उसके घर मित्र, उसका जो मित्र है, दोस्त है, वो मिलने के लिए आया। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें खिड़की में झांक कर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था। कौन खड़ा था बाहर? मकान मालिक। जो व्यक्ति इस मकान में रहता था, उस मकान का मालिक। तो अपना दोस्त के साथ इतनी बड़ी जोर जोर से बात करता था और बात बात में वो दोनों मग्न हो गए थे कि उसको आवाज सुनाई नहीं दी। वो मकान मालिक बाहर खड़ा रहकर दरवाजा खटखटा रहा था। खिड़की में झांक कर देखा, खिड़की जो है उसकी, उसमें झांक कर देखा कि कौन है, तो देखा तो मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसने कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान को किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि घर पर नहीं है। देखा बच्चे, आपने सुना? पिताजी ने कहा है वो घर पर नहीं है। पिताजी ने कहा, तो पिताजी घर में होते तो पिताजी कहते? नहीं कहते। तो इस प्रकार जब हम बोलते हैं तो हमें बहुत समझदारी से बोलना चाहिए। जो मकान मालिक था, जो उसके ही घर में दूसरों को रहने के लिए जगह देते हैं, पनाह देते हैं, तो हमें उसका किराया देना चाहिए। लेकिन जो मकान मालिक ने 4-4 माह हो गए, फिर इस व्यक्ति के पास जब किराया मांगने के लिए आते हैं तो उसे किराया देने से मना करता है, उसे नहीं देना है, इसलिए बहाना बताता है। और उसके दोस्त के साथ जो बात करते हैं, बात बात में इतना मग्न हो जाता है, तो फिर वह आवाज सुनाई, तब वो देखता है कि कौन है, तो देखता है कि मकान मालिक है। तो उसके बच्चे को कहते हैं कि बच्चा इधर आ। तो बच्चा आता है और कहते हैं कि जा उसको कह दे कि मेरे पिता ने कहा है कि वह घर पे नहीं है। बच्चा जब खिड़की खोलता है और बाहर जाता है तो मकान मालिक बच्चे से कहते हैं कि बच्चा तुम्हारे पिताजी कहाँ है, मुझे 4 माह का किराया लेना है। तब बच्चा होता है, वो जो हम कहते हैं वही करते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होता है। बच्चे ने जाकर तो कह दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। हंसने की बात है ना, पिताजी घर पे होते तो क्या वो बच्चे को ऐसा कहते कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है? बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक तो हंसने लगा। हंसी आएगी ना कि उसके पिताजी घर में है और अपने ही बच्चे को कहते हैं कि वो घर पर नहीं है, ऐसा जाकर कहो। हंसने की बात है ना, है ही। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो जो उसका सामने जो उसका मित्र बैठा था वो भी हंसता है कि कितना कैसा व्यक्ति है कि मेरे सामने बैठा है, फिर भी वो मकान मालिक को अपने बच्चे के साथ ऐसा कहलाता है कि वो घर पर नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। जिसे देखकर ये सज्जन पानी पानी हो गया। वो मुस्कान आ गई और उसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी होने का मतलब है लज्जित होना, शर्म के मारे अपना सिर नीचा रखना। फिर एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। गलत ढंग मतलब कि हमें किसी की काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सही तरीके से ही करना चाहिए। गलत ढंग से काम करना अच्छी बात नहीं है। कि जो दादाजी हैं उसके पोते को ऐसा सिखाते। फिर क्या होता है, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसी ये बात वो इस तरह समझाते हैं कि हमें कोई भी काम, जब हम कतार में खड़े होते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमारा काम देकर जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। सब लोग कतार में खड़े हैं तो हमें भी कतार में खड़े रहना चाहिए। हमें
तुरंत जाने के लिए हम गलत बोलते, गलत ढंग से दूसरे व्यक्ति को हमें बिल दे देते और हमारा काम खत्म करके चले जाते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज हमने सीखने को मिला है कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ऐसा काम करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। जो बच्चे को ऐसा सिखाते हो तो जब यह बात आचरण में मुकने के लिए आती है तब भी वही बच्चा हमें कहता है, फिर हमें लज्जित होना पड़ता है। इसीलिए हमें जो बात बच्चे को सिखाते हैं वह हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि हमें बच्चे को क्या सिखाया था। फिर जब ऐसी बात आती है फिर हम बच्चों को गलत ढंग से काम कराए, ये नहीं। हमें बच्चों को जो सिखाया है वही बात इस तरह हमें करनी चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें किसी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो यह एक अच्छी बात है। पर एक दिन की बात है कि जो जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। जो बच्चे याद रखना, आपको पूछे कि बिजली जल और बिजली का बिल जमा करने वाले जो उसके दादाजी के साथ जो उसका पोता था वो कितने साल का था? 8 साल का था। कितने साल का? 8 साल का। वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। बिजली जमा कराने वाली लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। जो क्या कहा कि जल और बिजली की बहुत लंबी कतार थी, जो आपके चित्र में भी दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। तो इतनी बड़ी लंबी कतार थी, कतार मतलब लाइन। तो वो सोचने लगता है कि इस कतार में मैं तो बहुत ही पीछे हूं, तो मुझे अपना काम कैसे कराना चाहिए। तो इस प्रकार वह सोचता है। हाँ, अपने पोते को तो सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, फिर भी यह वही बात जब आचरण में मुकने की आती है तब वह सोचने लगता है। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। जो कतार में कई सारे लोग खड़े थे, तो उसने जाकर देखा कि आगे जो एक व्यक्ति खड़ा है वो उसका मित्र है, सहाध्यायी है, उसका जान पहचान वाला है। तो क्या करते हैं? बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है व्यक्ति कि बेटा लो ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो, उसे भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल या राशि हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। जो बच्चे को वो बिल और राशि दोनों देते हैं, उस बच्चे को बोलने ही नहीं देते और दूसरी ओर जाकर खड़े रह जाते हैं और वो व्यक्ति से काम कराता है। तो आप देखो क्या होता है। वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही वो राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा। जो उसका दादाजी है वो दूसरी जगह खड़े हो गए, तो उसका जो पोता उसके साथ था वो बार बार उसके दादाजी को कहते कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। दादाजी तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि दादाजी ने गलत किया था। उसने जो काम किया था वो गलत ढंग से किया था ना। आपने देखा ना कि वह अगले अपना रिश्तेदार या देखकर उसे जमा राशि दे देता है और दूसरी ओर जाकर खड़ा रहते हैं। उसके बाद सुनकर लोगों को हंसी आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं। आज समाज में ठेर ठेर जगह बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं। हमें जब वोट देना है, मत देना है, तो सभी नेता ऐसे ही आदर्श की बातें करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब उसको पोस्ट मिल जाती है, उसका अधिकार मिल जाता है, तो वह सब कुछ भूल जाता है ना। तो इसी प्रकार वह उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। जो ऐसा आचरण करता है उससे जीवन में कभी भी सम्मान नहीं होता। उसका जो सिर है हमेशा शर्म के मारे नीचा हो जाता है, वह पानी पानी हो जाता है, वह लज्जित हो जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के सामने हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहती। इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हम जो नियम बनाते हैं सबसे पहले हमें इस नियम का पालन हमें खुद करना है, फिर हमें दूसरों को यह नियम उसके में लगाना चाहिए। वे हंसी के पात्र बनते। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। सदैव એટલે કે હંમેશા કથની और करनी में
हमेशा समानता रखनी चाहिए। हम जैसा करते हैं, जैसा काम करते हैं, जैसा सोचते हैं, हमें वैसा ही हमारे जीवन में उतारना चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। जिसकी कथनी जो कहता है वैसा ही करता है ना, उसे ही जग में सम्मान मिलता है, उससे ही जग में सम्मान मिलता है। हमें भी ऐसा चाहिए कि हमारी इस समाज में कहीं भी हंसी न हो। इसीलिए जो व्यक्ति को अपने समाज में अपना सर ऊंचा रखकर जीना है, तो उसे अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए, उससे ही जगत में सम्मान मिलता है। इसीलिए हम सब बच्चे, तुम और हम दोनों को इस जग में हमारा सर ऊंचा कर कर जीना है, आगे बढ़ना है, हमारा काम अच्छा करना है, तो हमें हमारा काम अच्छी तरह से करना चाहिए। हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सज़ा हमें इस संसार में ही भुगतनी पड़ती है। आज हम ऐसा व्यक्ति बनेंगे कि जीवन में हम सब इस व्यक्ति की तरह आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हम अपने जीवन में कुछ न कुछ बन सके। हम तभी कुछ न कुछ बन सकते हैं जब हमारी कथनी और करनी एक समान होती है। इस प्रकार आपका यह जो चौथा पाठ है, कथनी और करनी, यहाँ निबंध स्वरूप जो है, साहित्य स्वरूप आपका जो निबंध है वह पूर्ण होता है। सभी बच्चों को याद रखना है कि कहाँ कथनी और करनी प्रकट हुई थी। सबसे पहले फूल वाले व्यक्ति, दूसरा धूम्रपान बस वाली, और तीसरा जो है वह दुकानदार, और चौथा मकान मालिक, और पांचवा जल बिजली का बिल जमा करने में। ये जो है वो 5 जगह हमें कथनी और करनी दिखाई दी है। तो आपका जो अभ्यास का प्रश्न जो 5वां है, उसमें एक परिच्छेद है। देखा आपने कि इस परिच्छेद में मैंने अगले वीडियो में आपको 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए थे, और दूसरे जो वीडियो है उसमें अभ्यास का एक 5वां प्रश्न है, उसमें एक परिच्छेद है। वो परिच्छेद बहुत ही अच्छा है जो आपको देखने को मिलता है कि आप शुद्ध हृदय से इस बात के विचार करें कि अपनी मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। अपनी मातृभूमि और मातृभाषा, मातृभाषा मातृभूमि यानी कि हम जिस भूमि में रहते हैं, जिस पृथ्वी में रहते ही, और दूसरा मातृभाषा के हम जो बोलते हैं वही। तो इसका आपका ऋण है कि एक जननी आपको जन्म देती है, गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? आपको जिस पर उपकार है तो उसके लिए आपका करना कोई कर्तव्य नहीं है? हाँ है। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं नीचे जो 4 है। सबसे पहला प्रश्न है कि हम पर किस किस का ऋण है। हम पर किस किस का ऋण है? तो सबसे पहले हम पर माता और मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता के जो हमें जन्म देती है, मातृभूमि जिस हमें रहने को स्थान देती है, और मातृभाषा जो हम बोलते हैं, इन 3 का हमारे जीवन में बहुत ही ऋण है। दूसरा प्रश्न है माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता का ऋण हमें इसीलिए अदा करना चाहिए क्योंकि वह हमें जन्म देती है, हमें बड़ा करती है, अपने ही गोद में खेल कूद कर और खा पी कर हमें पुष्ट करती है, और एक अनेक अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें भी सुखमय बनाने का हाथ माता का ही होता है। इसका अपना उपकार है, उसके लिए हमें क्या सब कुछ करना वह हमारा परम कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न है किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्यारे भाइयों उठो, क्या कहा है कि किस व्रत का पालन करना कठिन है? तो प्यारे भाइयों उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभूमि की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन। क्या कठिन है हमारे लिए? आलस्य छोड़ना, काम करो, अपनी मातृभूमि यानी कि मातृभाषा के प्रति सेवा में तत्पर हो जाओ। अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा के प्रति सेवा करना, उस पर तत्पर हो जाना, वे हमारे इस व्रत का पालन करना तलवार की धार समान है, तलवार की धार पर चलने के समान है।
इसीलिए इस वक्त का पालन करना हमारे लिए कठिन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जाता? किसे देशभक्त नहीं कहा जाता? कि जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करते हैं ऐसे व्यक्ति को देशभक्त नहीं कहा जाता। क्योंकि वह अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा को छोड़कर उपेक्षा करता है और अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार को दूषित मनोवृत्तियों का परिचय देता है। वह मातृभाषा को छोड़ देता है और अहंकार का दूषित मनोवृत्तियों का परिचय देता है। इसी प्रकार जो मातृभाषा को तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जाता, उसे देशभक्त नहीं कहा जाता। इस गद्यांश को आप क्या शीर्षक दे दें? मैं तो यह शीर्षक देंगे कि मनुष्य का अच्छा व्यक्तित्व, एक समान कथनी करने, दूसरा देश का अच्छा नागरिक, देश का श्रेष्ठ नागरिक, समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य, समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य। फिर है आपको एक कोष्टक दिया गया है, देखा आपने बच्चे? तो इस कोष्टक में जो शब्द है वो उलट सुलट है, तो आपको इस शब्दों पर ढूंढकर एक अच्छा वाक्य बनाना है। यहाँ आपने उदाहरण के रूप में देखा कि फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। फिर दूसरा कि हमें एक समान कथनी और करनी रखनी चाहिए। दूसरा यह वाक्य बनता है कि हमें हर रोज पार्क में अच्छी तरह से खेलना चाहिए। इस प्रकार इस शब्दों को आपको ढूंढना है, फिर एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। आपकी भाषा सत्ता में एक जो है अगले वीडियो में भी मैंने आपको कहावत समझाई थी, अगर दूसरे वीडियो में मैं भी आपको कहावत समझाती हूँ कि आम के आम गुठलियों पे दाम दोहरा लाभ आना, कि आम पे आम गुठलियों पे दाम એટલે કે दोहरा लाभ होना, हमें दोनों तरफ से लाभ होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है आम के आम गुठलियों पे दाम। दूसरा है जैसी करनी वैसी फलनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, कि हम जैसा कार्य करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम गलत काम करते हैं तो हमें गलत फल मिलता है, हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। जैसी करनी वैसी फलनी, हम जैसा करते हैं हम वैसा ही हमें फल मिलता है। तो साँच को आँच नहीं, साँच को आँच नहीं, वो बहुत अच्छी कहावत है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर कोई आँच नहीं आ सकती, कोई आँच नहीं आती। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, बिल्कुल अनपढ़। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ा है, निरक्षर है, उसे बोला जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। इसीलिए हमें बिल्कुल अनपढ़ होना बोला जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। फिर है आपको यहाँ दिखाई देता है रेखांकित शब्द का भेद, कि आपको जो अंडरलाइन की है तो उसका भेद क्या है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, कि जो वाक्य संपूर्ण जाति का निष्पन्न करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि भीड़, टोली, सभा या जो होती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ टोली होती है, सभा होती है, जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते हैं बाजार में, तो इस ज़्यादा व्यक्ति की बात होती है तो उसे समूह कहा जाता है। तो वह समूहवाचक संज्ञा बता दिए। जो शब्द संपूर्ण जाति का संबोधन करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक जो संज्ञा है, जो शब्द गुण होता है, दोष, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमें इस जो लाइन की है, अंडरलाइन की है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार की संज्ञा को पहुंचाते हैं। तो आपको सबसे पहले वाक्य पढ़ना है, सबसे पहले वाक्य पढ़ना है, फिर इस वाक्य में जो शब्द है उसे देखना है, फिर मन में विचारना है और फिर उसका आंसर देना है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य, तो मनुष्य मतलब संपूर्ण मनुष्य जाति का निर्देश करता है, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं की है, समाज के सारे मनुष्य की बात की है। तो वह जातिवाचक जो मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता
है। दूसरा है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था ना कि किसी प्रकार का दोष हो, गुण हो, दशा हो, इस प्रकार का है तो उसे भाववाचक संज्ञा दिखाई देता है। मनुष्य का जो चेहरा है उसमें उसका भाव दिखाई देता है, बोलने में, दिखने में। तो इस प्रकार हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो जो अहिंसा है वो उसे समूहवाचक या जातिवाचक नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। इस शब्द में भाव दिखाई देता है, अहिंसा शब्द में भाव दिखाई देता है, इसीलिए इस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ होती है, भीड़ तो कोई एक व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा, एक से ज्यादा व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, तो क्या होता है? भीड़। तो एक से ज्यादा, कुछ ज्यादा वस्तु की जब बात आती है तो वह समूह कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि भीड़ हो, टोली हो या सभा हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो भीड़ शब्द है उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर है क्षमा वीरों का आभूषण है। जो बड़े होते हैं हमेशा छोटों को क्षमा कर देते हैं, तो वीरों का आभूषण है, सोने के समान है। तो जो क्षमा है तो उस शब्द में भी भाव दिखाई देता है, तो जो क्षमा है उसे भी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर है सभा। तो सभा में भी हमें कोई भी कार्यक्रम रखा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, और जिस व्यक्ति का भी कार्यक्रम है उसमें एक सारे कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं। तो सभा में कई लोग इकट्ठे हैं तो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है, उस समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है उसे किस तरह लिखनी चाहिए? तो यहाँ सच्चा है तो सच्चाई, बच्चा तो बचपन, बच्चाई नहीं लिखना, उसे किस प्रकार लिखना है? बच्चा तो बचपन हो तो बच्चा, बच्चा हो तो बचपन। फिर है अमीर। तो अमीरी का भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अमीरी कैसे बनते हैं? अमीरी। फिर है ऊंचा तो ऊंचाई, नीचा तो नीचाई, लंबा तो लंबाई, बूढ़ा तो बुढ़ापा। तो इस प्रकार सच्चा, सच्चाई, बच्चा, बचपन, अमीर, अमीरी, ऊंचा, ऊंचाई, लंबा, लंबाई, बूढ़ा तो बुढ़ापा। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं भी हमें अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखनी है, और लिखते समय हमें खास याद रखना चाहिए कि हिंदी लिखने में हमें सिरोरेखा लांघना नहीं भूलना है। अगर आपको सिरोरेखा नहीं बांधी तो हिंदी शब्द लिखना गलत पड़ता है। इसीलिए हमें हिंदी लिखते समय हमारी जो ऊंचाई की जो ऊपर की लीटियां हैं उसी पर लिखना है, सिरोरेखा अच्छी तरह बांधनी है, फिर लिखना है। आगे है उचित जोड़ मिलाइए। आपका जो प्रश्न है वो उचित जोड़ 3 नंबर का के प्रश्न चिन्ह है। तो यह जो निशानी है वो इसे क्या कहा जाता है? आप सब बच्चे लोग यहाँ ध्यान रखें कि उसे क्या कहा जाता है, क्या किस जगह हमें इसका उपयोग करना है। हमें पाठ में तो बहुत जगह मिलता है, क्या, क्यों, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। क्यों, तो क्यों का मतलब होता है प्रश्नांत चिन्ह होता है। यहाँ होता है ना कि प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ किस प्रकार का चिन्ह आता है? प्रश्न सूचक। फिर है पूर्ण विराम। फूल तोड़ना मना है तो इसकी बाजू में क्या आता है? पूर्ण विराम आता है, क्योंकि वो जो पंक्तियां हैं, जो वो लीटियां हैं वो खत्म हो चुकी है, वो लाइन है वो पूरी हो गई, इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। फिर है उद्गार चिन्ह। तो उद्गार चिन्ह, वाह कितना सुंदर दृश्य है। આપણે જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે આપણા जो एक्सप्रेशन છે આપણા बोलवाना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह। तो यहाँ जो होता है, जहाँ चिन्ह आता है वहाँ उद्गार चिन्ह आता है। क्या आता है? उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह हमें किस तरह से रखना चाहिए? आपको एक वाक्य में देती हूँ कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह, तो वाह की जो है हमें कुछ देखकर आश्चर्य होता है, तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं तो यहाँ उद्गार चिन्ह आते हैं। अल्प विराम। हमें पूरा वाक्य लिखना है, पर वाक्य लिखने में जो बीच में हमें रुकना पड़ता है, तो यहाँ क्या लगाया जाता है?
अल्प विराम। क्या लगाया जाता है? अल्प विराम लगाकर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा वाक्य पूर्ण करते हैं और पूर्ण विराम की निशानी करते हैं। यह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह कहाँ है? धूम्रपान करना वर्जित है, ऐसा भी वाक्य आता है, ऐसा भी आता है हमें बस में धूम्रपान करना नहीं चाहिए, तो धूम्रपान अथवा धूम्रपान करना वर्जित है, तो वो लिटी जो है उसे दिखाने, किसी को कहने की होती है, तो यहाँ अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार इस तरह का अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। और योजक चिन्ह, जहाँ वहाँ, तो ऐसा होता है जहाँ वहाँ, तो इस प्रकार दो शब्द होता है, तो उसके बीच में जो निशानी की जाती है यो इस प्रकार की होती है, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। अब आपको पढ़ना है कि वाक्यों में पढ़कर उसे उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक वाक्य देती हूँ कि फूल तोड़ना मना है, तो इसमें किस प्रकार का चिन्ह आएगा? किस प्रकार का चिन्ह आएगा? तो अच्छे से आप सब बच्चों को मालूम है कि यहाँ पूर्ण विराम आएगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कैसा होता है? ऐसा। फिर है दूसरा वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें क्या आएगा? उद्गार चिन्ह। क्या आएगा? उद्गार चिन्ह। तीसरा है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो इसमें क्या आता है? अवतरण चिन्ह। धारा रात दिन पढ़ती है, रात और दिन इन दोनों शब्दों में से अलग रखने के लिए हमें बीच में क्या करना चाहिए? योजक चिन्ह, यानी कि छोटी सी लिटी। फिर है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते? हमें प्रश्न पूछा है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते, तो क्यों, तो क्यों नो मतलब होता है प्रश्न चिन्ह। हमें प्रश्न पूछा गया है, तो हमें पीछे किस प्रकार का चिन्ह लगाना चाहिए? प्रश्नांत चिन्ह। किस प्रकार का? प्रश्नांत चिन्ह। इस प्रकार हमें दरेक बाबतों को मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है, और दरेक जो बाबत है उसे आपको समझनी है और अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है। जब भी ये कथनी और करने के प्रश्न जवाब आपको लिखना है, तब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, और इस वीडियो को देखने, एक बार दो बार देखना, फिर इस प्रश्न जवाब को लिखने की कोशिश करना। मुझे आशा है कि आप सब बच्चे अच्छी तरह से पाठ समझेंगे। फिर क्या है? होमवर्क। इसे हम कैसे भूल सकते हैं? तो जो होमवर्क है, इसमें जो अभ्यास का प्रश्न हमें 5वां है, उसमें एक प्रकार का गद्यांश है, तो इस गद्यांश को आपको अच्छी तरह पढ़ना है और उसके 5 प्रश्न है। तो इस 5 का जो प्रश्न है उसका जवाब उस गद्यांश को पढ़कर आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, कि इसमें क्या कहा गया है। अच्छा व्यक्तित्व, इस गद्यांश में व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व साबित होता है। और दूसरा है स्वाध्याय का प्रश्न 1, उसमें भी कई सारे प्रश्न है कि अंदाज लगाना है, अंदाज अपना कि कथनी और करनी में अंतर, विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न जो पहला है कि विषय पर अपने विचार लिखवाना है, कि कथनी करनी तो मैं पाठ में से भी लिख सकते हो, और तुम्हें जो कहीं भी तुमने देखी हो ऐसी कथनी करनी, तो इसके बारे में भी तुम अंदाज लगाकर लिख सकते हो। आपको जीवन में जहाँ भी अनुभव हुआ हो ऐसी बात का, जिन लोगों को फूल तोड़ने वाले व्यक्ति पर मिली इस पाठ में, फिर दुकानदार पर, बस धूम्रपान करने में, फिर किराया लेने में, बस जल बिजली का बिल जमा करने वाले में, कई जगह हमको कथनी करनी देखने को मिली है। तो इस प्रकार तुम्हें भी तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की कथनी करनी देखने को मिलती है, इस सब का अंदाज लगाकर तुम्हें तुम्हारी नोटबुक पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। कोष्टक में कई सारे प्रश्न दिए हैं, इस कोष्टक में देखा आपने, तो इस कोष्टक में शब्द दिए हैं, पर इस शब्द में आपको जोड़कर उसका वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य। इसमें आपको एक राउंड कर कर बता दिया है, और इसका वाक्य बनाए, फूल तोड़ना मना है। दूसरा वाक्य यह भी है कि हमें हर रोज
पढ़ना चाहिए। ये भी वाक्य बनता है कि हमें हर रोज मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तीसरा वाक्य ये भी बनता है कि हमें जगत में एक समान कथनी और करनी रखनी चाहिए। तो मैंने तो आपको ये वाक्य बना भी दिए, तो आपको क्या करना है? तो आपको इसमें से शब्द को अच्छी तरह से टांगना है, फिर वाक्य को लिखना है। भाषा संहिता में कहावत है, इस कहावत को भी आपको अच्छी तरह पढ़नी है। पछी निम्नलिखित वाक्य में से पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें जो समूहवाचक संज्ञा यानी कि जो भाववाचक संज्ञा कहाँ कहाँ प्रकट होती है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है। सबसे पहला वाक्य है कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही कठिन होती है, वो भी हमारे व्यवहार में विनम्रता, तो विनम्रता जो शब्द है वो भी भाववाचक संज्ञा है। चौथा वाक्य है महात्मा बुद्ध ने दया, शांति और प्रेम का संदेश दिया है। तो इन तीनों शब्दों में भाव प्रकट होता है, शांति, दया और प्रेम। चौथा है क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा करना वो भी भाव में प्रकट होता है, तो इसे भी भाववाचक संज्ञा बताई जाती है। तो इस प्रकार हमें इस स्वाध्याय में प्रश्न 5 और स्वाध्याय के प्रश्न 1, 2, 3 पाठ्य पुस्तक में से एक बार लिखना है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में अच्छी तरह हिंदी लिखना, शिरोरेखा बांधना, अच्छे अक्षर से लिखना और इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। मुझे आशा है कि आप सब बच्चे को अच्छी तरह से याद रह गया होगा। थैंक यू।